हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 49 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। फुल लेंथ सिलेबस बेस्ड टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है अभी तक भी, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और रिपब्लिक डे पे अभी एक ऑफर रखा था, उसमें 30% का डिस्काउंट है, तो आप चाहें तो आज ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद इन पर रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? जिन्होंने अभी तक 49 टेस्ट शुरू से फॉलो कर रहे हैं, या जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो जो अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये देख चुके हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस टेस्ट में 15+, 20+ स्कोर करेंगे। ये ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं लगभग सभी। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद में उसके रिएक्शन में एक्शन क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ उसके अगेंस्ट, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके रिएक्शन में जो मूवमेंट शुरू हुआ वो था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, इसके विरोध में शुरू किया गया था। और हम सभी जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट ये किस पर्पज से शुरू किया गया था, इसका क्या एम था। इसका मेन जो एम था वो था एनकरेज करना, सेल्फ हेल्प का जो आइडिया है उसको एनकरेज करना, ग्रोथ ऑफ जो इंडिजीनियस बात करते हैं हम, हमारे यहीं बनी हुई चीज़ें, जो हमारी खुद की बनी हुई चीज़ें हैं देश की, उनको प्रमोट करना, और ब्रिटिश जो गुड्स हैं उनका बाइकआउट करना। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया था? ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जब ही शुरू किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरा पर्पज ये रहता है कि जब एक टॉपिक करवाते हैं तो उससे एसोसिएट, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप वो सही कर दें। स्वदेशी मूवमेंट है, इसको किसने लीड किया था? ये कलेक्टिव अप्रोच था, एक किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया था, इसको कलेक्टिवली लीड किया था। ये ऐसा मूवमेंट था जिसको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे जो कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सबने इसमें कलेक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, कृष्णा कुमार मित्रा थे, ये तो मॉडरेट लीडर्स थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय देश में, उसका एस्टिमेशन क्या है, कौन करता है? जो नेशनल इनकम है इंडिया में वो एस्टिमेट की जाती थी सीएसओ, जो सीएसओ है उसके थ्रू। अब क्या हो गया, सीएसओ का मर्जर हो गया है किसके साथ में? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है एनएसएसओ और सीएसओ, इनका मर्ज हो चुका है। सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मर्ज किसके साथ हो गया है? एनएसएसओ, जिसको बोलते हैं हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इनका 2019 में मर्ज हो गया था, और उसके बाद में जो नया कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये रेस्पॉन्सिबल है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। देश में राष्ट्रीय आय का क्या एस्टिमेशन होगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो पहले किया जाता था ये सीएसओ करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब 2019 में ये नया बन गया है, ये रेस्पॉन्सिबल है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है ये एनएसओ। तो अगर पहले का पूछा जाए तो सीएसओ
और अभी का पूछा जाए आपसे तो जो नया बना है CSO और NSSO का दोनों का मर्ज करके ये बना है NSO। उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा। Which of the following devices enables a computer to transmit data over telephone lines? कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट करती है, किस पे? टेलीफोन लाइन पे। देखिए, एक चीज से दूसरी चीज पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? एक मॉड्यूलेटर चाहिए होता है, मॉड्यूलेटर चाहिए होता है हमें। या फिर इसको सिंपल भाषा में समझे हम, जो अलग अलग नेम से भी पूछा जाता है एग्जाम में, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसी दूसरे सोर्स पे, उसके लिए हमें या तो मॉड्यूलेटर चाहिए होता है या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। कई बार एग्जाम में आपको मॉड्यूलेटर और इंटरप्रेटर की जगह डीमॉड्यूलेटर भी दे दिया जाता है। डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इंटरप्रेटर, या फिर एक और नाम दे दिया जाता है आपको एग्जाम में शॉर्ट करके, इसको मॉडेम। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, इंटरप्रेटर, डीमॉड्यूलेटर ये सभी एक ही है। ये क्या करता है? ये डिवाइस अलाउ करती है एक कंप्यूटर को टू टॉक विथ अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में टॉक के लिए ओवर द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। देखिए, अगर आपको ये टेस्ट यूजफुल लगते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? मैं हमेशा आपको शुरू से एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड इवन न्यूज़पेपर में भी कोई खबर पढ़ें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैप में देख के पढ़िए, उस चीज़ को लोकेट कीजिए कि वो मैप में कहाँ पे है, उसके आसपास का एरिया क्या है, कोई फेमस नेशनल पार्क, रिवर या कोई माउंटेन हिल है क्या उसके आसपास, तो आपके लिए ज्योग्राफी ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट पूछा गया है। असम शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ 6 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम। असम है जो नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम के अलावा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि असम किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम के साथ आसाम बाउंड्री शेयर नहीं करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दार्जिलिंग एरिया आ जाता है पश्चिम बंगाल का, ये आसाम है, यहाँ पे भूटान आ जाता है और सिक्किम यहाँ पे है। सो भूटान की वजह से सिक्किम से और इस वेस्ट बंगाल की वजह से सिक्किम से आसाम बाउंड्री शेयर नहीं करता है। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश नॉर्थ में देखोगे, नदर्न साइड में, तो उत्तर प्रदेश शेयर करता है इधर नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ। वहीं वेस्ट में देखोगे उत्तर प्रदेश के, तो इधर आपको हरियाणा दिखेगा। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश के वेस्ट में आ जाते हैं। और अगर ये यूपी देख लेते हैं, इसके सदर्न साइड में देखोगे, साउथ में, तो आपको इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य मिलेंगे। और ईस्टर्न साइड पे देखोगे उत्तर प्रदेश के, तो आपको झारखंड और बिहार दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। आप इसको, मेरा रिक्वेस्ट है, मैप में जरूर एक बार अपने लेवल पे चेक कीजिएगा। और तेलंगाना इज द सदर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना है जो सबसे सदर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट है इंडिया में। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये साउथ सेंट्रल स्टेट जो है इंडियन पेनिनसुला का, वहाँ पे है। और स्पेशली जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई आपको, उसमें बताया है ये कि जो हाई डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे लोकेटेड है, और ये लैंडलॉक्ड है, सदर्न लैंडलॉक स्टेट तेलंगाना है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। आप इसको, हम इसको मैप में देख लेते हैं, एक बार मैं दिखा दूं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा।
देखिए असम, असम ये रहा, यहाँ पे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी इससे बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन सिक्किम यहाँ पे है, ये असम के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ भूटान है, और ये जो आप नैरो स्ट्रिप देख रहे हैं ये है पश्चिम बंगाल का, ये इधर दार्जिलिंग वगैरह है, ये एरिया आ जाता है। आप मैप को जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश, इधर देखिए बिहार है, झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है, दिल्ली है, और इधर हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, और ये हिमाचल प्रदेश है। मैप में कम से कम कौन सा राज्य किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये तो हमें मालूम होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। ये लिस्ट को मैच करना है करेक्टली। इसमें आर्टिकल्स हैं इधर, और इधर ये आर्टिकल किसके साथ रिलेटेड है, इस आर्टिकल में जो कहा है वो कौन सा इससे मैच कर रहा है। देखिए आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 कहता है कि अगर कहीं पे किसी एरिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडियन टेरिटरी है उसके एरिया में कहीं पे भी मार्शल लॉ लग गया तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं जो उन पे रेस्ट्रिक्शन कब होगा, अगर किसी एरिया में इंडियन टेरिटरी में मार्शल लॉ लग गया। तो आर्टिकल 34 इज एसोसिएटेड विथ मार्शल लॉ। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आपने देखा होगा कहीं पे वर्ड यूज लिया जाता है ऑर्डिनेंस, कहीं पे वर्ड यूज में लिया जाता है ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, कहीं पे यूज लिया जाता है बाय लॉ, कहीं पे आपने देखा होगा रेगुलेशन, कहीं पे नोटिफिकेशन, या कहीं पे आपने देखा होगा कस्टम, इस तरीके की लॉ इन्फोर्स, बाय लॉ, इस तरीके की चीजें हैं जो मेड बाय लेजिस्लेचर। ये टर्म्स आपने सुनी होगी, पढ़ी होंगी, तो इनका क्या मतलब है, इनकी क्या डेफिनेशन है, यह आर्टिकल 13 में बताया गया है। आर्टिकल 13 इन सब की डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी फॉर्म में प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से एसोसिएटेड है, छुआछूत से रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ छुआछूत। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 में कहा गया है कि जो ये आर्टिकल, देखिए पॉलिटी में अगर आप यूनियन एंड स्टेट पढ़ रहे हैं तो वहाँ जो टर्म यूज ली जाती है स्टेट, वो तो राज्य के लिए ली जाती है। सपोज उत्तर प्रदेश है, वहाँ उसके लिए स्टेट यूज किया जाता है। लेकिन जनरल आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो जो टर्म स्टेट यूज लिया जाता है, सपोज फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में जहाँ पे वर्ड स्टेट यूज किया गया है वो कंट्री के लिए यूज किया गया है, किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए यूज नहीं किया गया है। वो इसमें बताया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में जो आर्टिकल 13 से और 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें जो मेंशन है टर्म स्टेट, उसकी डेफिनेशन है। स्टेट में क्या होता है, यूनियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, और ऑल अदर लोकल या अदर अथॉरिटी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। और देखिए अभी तक जो 49 टेस्ट हुए हैं वो आप ये मान के चलिए कि आपको एक तरीके से आपका सिलेबस याद करवाया है। सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, वो है। और अब जो हम करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछले टेस्ट में, कि अब हम टू द पॉइंट एग्जाम में जो है आप ये मान के चलिए कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है ये। तो इनमें से किसी भी टेस्ट को, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज़, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग के और जब आपके लिए ये यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट में क्या था, सेकंड था, बी में थर्ड था, सी में फर्स्ट था और डी में स्टेट डेफिनेशन 4। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वन बी।
आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। देखिए, हर क्वेश्चन के पीछे आपको बहुत कोई वजह मिलेगी। आप एक टर्म अभी सुन रहे होंगे, थोड़े टाइम पहले आपने एक टर्म सुनी होगी, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, ये थोड़े टाइम पहले हमने टर्म सुनी थी वेनेजुएला के मैटर में, उसके बाद ये टर्म सुनी हमने ग्रीस के मैटर में, फिर ये टर्म सुनी हमने श्रीलंका के मैटर में, और अब यही टर्म सबसे ज़्यादा चर्चा में है पाकिस्तान के मैटर में। फॉरेन जो रिजर्व है आपका, 1991 में क्या था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज का क्राइसिस आ गया था, और उसी के बाद में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए 1991 में, वो इसीलिए लेके आए थे। गवर्नमेंट जब एबल नहीं होता है, गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे हैं, इसलिए वो जो उसकी उधारी है, कर्जा है, वो नहीं चुका पा रहे हैं। यही अभी हम देखते हैं पाकिस्तान के मैटर में कि उसके साथ यही हो रहा है। यही सेम 1991 में यहाँ था। इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन कंडीशन खराब थी। अभी जरूर अच्छा है फॉरेन रिजर्व। तो ये जो पॉलिसी लाए थे, ये लाए थे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मैटर में पूछा जाए, तो कौन सी पॉलिसी है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। Consider the following statements about the integration of हैदराबाद to India। हैदराबाद का जो इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में, देखिए जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम लगभग 500 प्लस ऐसी रियासतें थी जो देश में मिलाई गई है। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल, तो उसमें से एक हैदराबाद भी थी। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन सा है? ये स्टेटमेंट गलत है। हैदराबाद के निज़ाम पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही एंटर्ड इनटू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान इन नवंबर 1947। नवंबर 1947 में उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ। ये 1 साल के लिए एग्रीमेंट था। एक्चुअली ये एग्रीमेंट इन्होंने पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किया था, ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था इंडिया के साथ। सो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्चुअली हैदराबाद ये सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था एंटायर इंडियन टेरिटरी में, और ये इंडिपेंडेंस स्टेटस चाहते थे। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बहुत सारे और भी थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, अपना अलग से स्टेटस चाहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर का क्या है, अगर पाकिस्तान उधर से अटैक नहीं करता जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर तो अलग ही था। तो पाकिस्तान ने अटैक किया, उसके बाद ही पाकिस्तान ने मदद, इसने जम्मू कश्मीर का जो राजा था उसने मदद मांगी इंडिया से, और उसके बाद इंडिया में मर्ज हुआ इसका। वैसे ही काफ़ी रियासतें थी जिनको मर्ज किया, कुछ उनमें से अलग चाहती थी अपना, लेकिन उनको कंडीशन पे दिया नहीं। ये सब सरदार पटेल ने किया इनका इंटीग्रेशन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? ये टर्म अभी IMF और वर्ल्ड बैंक के जो अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें सबसे ज़्यादा यूज की गई है ये टर्म कई कंट्रीज के लिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो है जिसमें जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी आपको नहीं मिले। जो बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायर होती है उसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें अगर इंडिविजुअल है उसको अपने सब्सटेंस ऑफ लाइफ के लिए जो फुलफिल करने के लिए बेसिक ज़रूरतें होती है वो उसके लिए भी एबल नहीं है, अनेबल है, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। द बेसिक
मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो एक जनरल टर्म में कहते हैं लाइफ के लिए, सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, वो ये है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? ये जो टर्म है क्यूबिट, ये किसके लिए मेंशन है, किस टर्म में मेंशन है ये? देखिए क्यूबिट क्या है, ये एक 2 लेवल का सिस्टम है, 2 स्टेज या 2 लेवल का एक सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम, जिसमें 2 बेसिक क्यूबिट स्टेट होती है। जैसे हम डिजिटल या बाइनरी में देखते हैं 2 स्टेट, वैसे इसमें क्यूबिट में होती है 2, 0 एंड 1, ये 2 स्टेज होती है क्यूबिट में। और ये किसके लिए यूज लिया जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटर के फील्ड में, जो कंप्यूटर साइंस है उसके फील्ड में जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस फोकस करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? एक एरिया है कंप्यूटर साइंस का जो जिसका फोकस है किस पे? डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली किस पे बेस हो? क्वांटम थ्योरी पे। अब आप सोच रहे होंगे क्वांटम थ्योरी क्या है? क्वांटम थ्योरी एक बेसिक थ्योरेटिकल है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये एक्सप्लेन करता है नेचर या बिहेवियर, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो होती है क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल पे बेस होनी चाहिए, और ये कंप्यूटर साइंस का जो एरिया है उसमें स्पेशली डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी बेस हो, उसके लिए ये टर्म क्यूबिट यूज में लिया जाता है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, 3-4 आपको, क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम थ्योरी, ये कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरिया है। कंप्यूटर यूजेज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके आईसीटी में सिलेबस से पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाइनरी जो है, बाइनरी डिस्क्राइब करता है नंबरिंग स्कीम, उसमें ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, और जो ईच डिजिट है बाइनरी में, जैसे मैंने अभी बताया 0 और 1, और ये टर्म क्या डिफाइन करती है? 0 और 1 2 पॉसिबल स्टेट्स, किसी भी चीज़ की 2 पॉसिबल स्टेट हो सकती है। और कंप्यूटर की भाषा में कहें, डिजिटली कहें तो 2 स्टेटों क्या होती है? एक तो एनकोडिंग होती है और एक डिकोडिंग होती है। ये 0 और 1 एनकोडिंग डिकोडिंग, या फिर जनरली समझे इसको हम डेटा मेमोरी में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, कम्युनिकेशन में, जो ये 0 और 1 है उसका क्या है? तो उसमें आप देखेंगे 0 लो और हाई, डिजिटली एनकोडिंग डिकोडिंग। और अगर डेटा मेमोरी की बात की जाए, स्टोरेज की बात की जाए, तो लो और हाई ये बाइनरी पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर में स्टोरेज डेटा या परफॉर्मेंस जो कैलकुलेशन है वो बाइनरी बेस होता है। अब देखिए कई बार बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन वो हमारा सही होना चाहिए, इसलिए आपको ये बाइनरी का जो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट है, ये सब याद होने चाहिए। सबसे छोटा होता है बिट। बिट में क्या होता है? जो सिंगल बाइनरी डिजिट है 0 या 1, इसको बोलते हैं बिट का मतलब सिंगल बाइनरी डिजिट। बिट किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बाइनरी डिजिट को। मैं जोर देके इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। बिट के बाद आता है बाइट। बाइट में क्या होता है? 8 बिट होती है। एक बाइट में 8 बिट होती है, 8 बिट होती है। किलोबाइट आता है इसके बाद। किलोबाइट में क्या होता है? 1024 बाइट होती है। किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट में क्या होता है? 1024 किलोबाइट होती है। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट में क्या होता है? 1024 मेगाबाइट होता है। गीगाबाइट के बाद में आता है टेराबाइट। टेराबाइट में क्या होता है? 1024 गीगाबाइट होती है। और टेराबाइट के बाद में क्या आता है? पेटाबाइट आता है। पेटाबाइट में क्या होता है? 1024
टेराबाइट होता है, और इसके बाद में आता है पेटाबाइट के एक्जाबाइट। एक्जाबाइट में क्या होता है 1024 पेटाबाइट होता है। अब आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस याद रखना है, बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट और एक्साबाइट। इसके बाद में बिट का रखना आपको कि सिंगल बाइनरी डिजिट 1 और 0 बिट होता है, बाइट क्या होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। उसके बाद में आप 1024 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आगे का प्रोसेस आपको इजीली याद हो जाएगा। क्वेश्चन आता है किस तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट या गीगाबाइट होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म से एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म के रिलेटेड देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कहा है। अब ये बात तो सही है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था सबसे पहले वो मॉर्ले-मिंटो में ही था। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। सो ये स्टेटमेंट तो सही है। मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म में सबसे पहले जो इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट किया था मुस्लिम्स के लिए, वो इसी में ही किया गया था मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म में। इट कवर्ड द मुस्लिम, सिख्स एंड शेड्यूल कास्ट। इसमें ये गलत है, मुस्लिम, सिख और शेड्यूल कास्ट सेपरेट इलेक्टोरेट किया था इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन मुस्लिम, सिख और शेड्यूल कास्ट के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट से इसमें नहीं किया गया था। इसमें जो सिख है, क्रिश्चियन है, एंग्लो इंडियन है, इनके लिए, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन, इनके लिए जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था वो 1919 में किया गया था। ये जो है ये है 1909 का मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म और एक है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए। सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है, तो इसका बी आंसर आएगा। देखिए इन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, इन पे अच्छे से लेक्चर क्लास हो चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उनको जाके जरूर देखें। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फीमेल जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में किस सेक्टर में। ये जितने भी सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप उसको देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कौन से सेक्टर का मतलब क्या है। इसका आंसर आएगा फीमेल, जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में है। फीमेल वर्कफोर्स हाईएस्ट है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लगभग 55 to 56% वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, जैसे एक्सट्रैक्ट करना है रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्स से या लैंड से, या फिर एग्रीकल्चर आ गया या इसका अलाइड सेक्टर आ गया, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये आपको डिटेल में समझाया हुआ है कौन सा सेक्टर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड नॉट विटनेस द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। किस एरिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहला फेज था वो नहीं हुआ था, वो एरिया में उसको लाभ नहीं मिला था। तो देखिए अब इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए। ये पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अराउंड वर्ल्ड, तो नॉर्मन बारलॉग। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया या इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो वो है MS स्वामीनाथन, मोनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन, ये इनका पूरा नाम है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनको MS स्वामीनाथन को। ये हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है पहले फेज का। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के 3 फेज थे। पहला फेज था 1965, 66 से और 1980, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट फेज।
जो सेकंड फेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो था 1980 टू 1991, ये सेकंड फेज था। थर्ड फेज ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो था, थर्ड फेज था ये 1991 से और 2003 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सब आपको मिल जाता है। ये 3 फेज थे। अब क्वेश्चन में पूछा है पहले फेज का, 65 से और 80 तक जो चला है उस फेज में। तो देखिए इसमें जो नहीं था वो मध्य प्रदेश नहीं था, और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, मध्य प्रदेश इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, मध्य प्रदेश को इसका फायदा नहीं मिला था। इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को, इन तीनों को फायदा हुआ। और उसकी वजह थी, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे वेल सेटअप था, ट्यूबवेल वगैरह, इरिगेशन, या फिर जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड हैं या केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, या फिर ये लोग, इन लोगों के पास कुछ जो फार्म मशीनरी होती है उन्होंने ये बॉट कर लिया था इन्होंने, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, ये इस तरीके का हार्वेस्टिंग का इनके पास था, पंजाब, वेस्ट यूपी और हरियाणा। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। जिसको नहीं हुआ मध्य प्रदेश को, बी इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। इधर डीपीएसपी है, इधर पॉलिसी टाइप है। डीपीएसपी है ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क क्या है, आपके काम करने का अधिकार जो है वो किस में आता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उसकी बात हो रही है। सो राइट डीपीएसपी में है, ये किस में आता है, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में आता है राइट टू वर्क। और ये राइट टू वर्क कौन सी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, काम करने का अधिकार है, ये आपका अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है डीपीएसपी में। दूसरा जो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्टिस्टिक इंटरेस्ट, जो मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन है वो कौन सा राइट है आपका, वो हो जाता है आपका कल्चरल पॉलिसी में आता है। मॉन्यूमेंट का है ये कल्चरल पॉलिसी में आता है। और ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 49 में। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उनके सेटलमेंट का के लिए जो है आप कोशिश क्या कर रहे हैं, वो इनको एनकरेज करने का किस में आता है। जैसे थोड़े टाइम पहले बांग्लादेश के साथ हमारा डिस्प्यूट था, वो कुछ लैंड था जो हमने बांग्लादेश को दिया, कोई आइलैंड का एरिया था वो हमने बांग्लादेश को दिया है, तो वो इसी में ही आता है। ये आपका पॉलिटिकल क्या पॉलिसी है वो इसमें आता है। तो एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये कौन से आर्टिकल में कहता है आपको, आर्टिकल 51 में। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, आप अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, इसको इम्प्रूव कीजिए, ये आता है हेल्थ पॉलिसी में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 48A। उम्मीद है ये सब आपको पता होंगे पहले से ही। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट एंड डी में फोर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ये करंट अफेयर्स में चल रहा है काफ़ी। ये शुरू किया था जब अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे, उस टाइम इसको काफ़ी चर्चा में था। ये अभी भी ये चल रहा है चर्चा में। द लिंकिंग कैनाल विल फ्लो थ्रू छतरपुर, टीकमगढ़ एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन में पूछा है, करेक्ट बताना है। ये स्टेटमेंट सही है। The link will be in the form of a canal that will be fed by the new Dodhan Dam on the Betwa River. Dodhan Dam on the Betwa River. देखिए ये जो दोधन डैम है ये बेतवा रिवर पे नहीं है, ये कहाँ पे है, केन रिवर पे है। बेतवा नदी पे नहीं है, केन नदी पे है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला ही सही है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा।
आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। विच आर्म फोर्स स्टार्टेड द ऑपरेशन अलर्ट? ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू एनहेंस सिक्योरिटी, ये किसने शुरू किया है? अभी रिसेंटली किया है ये ऑपरेशन अलर्ट। ये शुरू किया गया है जो हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने शुरू किया है। रिपब्लिक डे को देखते हुए ये ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है उन्होंने। जो इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, सर क्रीक से लेके और रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहाँ तक, और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान का है वहाँ पे भी ये एक्सरसाइज की गई है। जो इल डिजाइंस हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, उनको रिपब्लिक डे के टाइम ये कोई नहीं कर पाए, इसलिए ये ऑपरेशन अलर्ट BSF ने शुरू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर? एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात हो रही है। देखिए कोई शायद अगल बगल में कोई कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, उसका शोर हो रहा है थोड़ा, तो उसको इग्नोर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर? ये मैं फिर से कहूँगा कि जो इकोनॉमी पढ़ाई है आपको उसमें ये सब बताया है, एग्रीकल्चर और उसका अलाइड सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारे सेक्टर बताए हैं। सो इसमें पूछा है गलत कौन सा है एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर उनके बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो इंडिया है फिश प्रोडक्शन में 2nd लार्जेस्ट है, ना कि 4th लार्जेस्ट। ये 2nd लार्जेस्ट है इंडिया, 4th लार्जेस्ट नहीं है। फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंडिया इज होम टू मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल फिश डाइवर्सिटी। ये सारे ही सही है। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वैसे तो करवा चुके एक बार, और जो आप पहली बार देख रहे होंगे कुछ, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो अलाइड सेक्टर बोला जाता है, ये टर्म ऐसे यूज ली जाती है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर। इसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोयल वाटर कंजर्वेशन हो गया आपका, पोल्ट्री का हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, या सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, मिल्क फीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सभी एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर है उसी में आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। महालनोबिस प्लान मॉडल अडॉप्टेड इन इंडिया इन द mid-50s एम्ड एट। महालनोबिस ये प्लान जो अडॉप्ट किया mid-50s में, इसके बारे में है क्वेश्चन। देखिए ये जो प्लान है ये अडॉप्ट किया गया था mid-50s में। mid-50s में कब किया? 1956-61 में। और इस टाइम पे क्या हुआ था 56 से 61 में? जो 2nd 5 ईयर प्लान है वो था इस टाइम पे 2nd 5 ईयर प्लान। 2nd 5 ईयर प्लान किसके लिए था? 2nd 5 ईयर प्लान था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ये शुरू किया गया था 2nd 5 ईयर का प्लान। ये ब्लूप्रिंट इसी के लिए पर्टिकुलर तैयार किए गए थे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाएगा, हैवी इंडस्ट्रीज को जो कैपिटल इंटेंसिव है। सो इसका इसी के लिए ये मॉडल तैयार किया गया था। जिन भारतीय जो सांख्यिकीविद हैं और उनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र PC महालनोबिस, उन्होंने ये मॉडल आर्थिक विकास मॉडल दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और इसी को महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। 2nd 5 ईयर प्लान पूछा जाता है कई बार कि किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये महालनोबिस PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। आपने सुना होगा एक ISI जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। और इनको भारतीय सांख्यिकी का फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल भी कहा जाता है, भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में भी कहा जाता है। उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। महालनोबिस प्लान मॉडल
इसमें आपको ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट है सेकंड 5 ईयर प्लान, हैवी इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय? इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो कश्मीर हिमालय का पार्ट नहीं है? अगर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को अब कर दिया होगा आपने इतनी देर में। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा धौलाधार रेंज है, ये कश्मीर हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो धौलाधार रेंज है ये कहाँ है? ये धौलाधार रेंज होता है, राइज होता है शिवालिक से, शिवालिक हिल्स से। और शिवालिक हिल्स में कहाँ पे? जो आपका कांगड़ा और मंडी है हिमाचल प्रदेश में, इनके नॉर्थ में जहाँ शिवालिक रेंज है वहाँ से ये धौलाधार रेंज शुरू होता है। कश्मीर हिमालय है उसमें क्या आता है? काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज और जास्कर रेंज। इसके अलावा एक और जो लद्दाख रेंज है, ये सब कश्मीर हिमालय का पार्ट कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि धौलाधार रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय। क्रिस हिपकिंस, यह है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस हैज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली क्रिस हिपकिंस ने अभी किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कोविड-19 के टाइम पे जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी, और वो कौन थी? जेसिंडा आर्डर्न। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिटिशियन इनको बहुत तारीफ कर रहे थे, जेसिंडा आर्डर्न की। जेसिंडा आर्डर्न ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। अब ये हट गई है, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले हट गई है, हटा दिया है इनको। देखिए कोविड के टाइम पे इनकी बहुत तारीफ हुई, जबकि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन शायद मेरे हिसाब से 50 लाख के अराउंड है न्यूजीलैंड की आबादी। तो 50 लाख की आबादी को तो हमारे डीएम, एसडीएम ये कोविड के टाइम पे संभाल रहे थे, तो इनकी इतनी तारीफ क्यों हो रही थी? ये वेस्टर्न का सारा प्रोपागेंडा होता है और कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नए प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। ये सब इसलिए बताया आपको कोविड से जोड़ के, ताकि आपके दिमाग में याद रहे। आप कुछ लोग इसको सही मानते हो, गलत मानते हो, लेकिन वो समझाने का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? गलत कौन सा मैच कर रहा है इनमें से? ये आर्टिकल है और ये सब्जेक्ट मैटर है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है। ये सही है, आप आर्टिकल 25 आपको परमिट करता है, आपके पास ये राइट है कि आप अपना फ्रीली है जो प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपागेट कर सकते हैं आपके अपने धर्म को। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हाँ, आप फ्री है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ फी फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नहीं, आर्टिकल 27 ये नहीं कहता है आप पेमेंट देकर, अपने पैसे देकर अपने धर्म का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्राइटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इट इज आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 ये जो लिखा है इसका ऑपोजिट बताता है, ये नहीं कहता। आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बिल्कुल आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वर्शिप कर सकते हैं, अपने धर्म को अटेंड कर सकते हैं, रिलीजियस जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हैं। सी इसका सही आंसर है, क्योंकि गलत ये ही है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। पेनिनसुलर हिल्स एंड स्टेट, पेनिनसुलर हिल्स और स्टेट ये मैच करना है। करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है? देखिए नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में है नीलगिरी हिल्स। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है नीलगिरी हिल्स। जो जितने भी ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्ड हमारे अरावली है, लेकिन ये भी ओल्डेस्ट में से आता है। हिमालय सबसे यंग माउंटेन रेंज है।
नीलगिरी हिल कहाँ पे लोकेटेड है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लोकेटेड है जो ट्राई जंक्शन है, तमिलनाडु, केरला और जो कर्नाटक का ट्राई जंक्शन है वहाँ पे लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स, कर्नाटक। अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स ये कहाँ लोकेटेड है, अन्नामलाई हिल्स ये लोकेटेड है केरला एंड तमिलनाडु में, बोथ केरला और तमिलनाडु दोनों में है ये। आपने सुना होगा अन्नाईमुडी पीक, अन्नाईमुडी पीक यही है, इज द हाईएस्ट पीक इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, अन्नाईमुडी पीक। सह्याद्री हिल्स, सह्याद्री हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। कई बार इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वो सह्याद्री ही है। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री ये एक ही है। ये एक्चुअली क्या है, ये नॉर्थ साउथ चेन है, एक माउंटेन चेन, उत्तर दक्षिण की माउंटेन चेन है यहाँ पे। और ये हिल क्या करता है, जो मैंने अब डेक्कन प्लेट्यू रीजन है उसका जो इधर का वेस्टर्न रिज है वो ये ही हिल बनाती है, सह्याद्री हिल्स, जो महाराष्ट्र में है, जो वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जिसको हम ये अरेबियन सी साइड का ये है। सो देखिए नीलगिरी हिल्स फर्स्ट, अन्नाईमलाई हिल्स थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट 3 एंड 2, ये इसका सही मैच होगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन से पेयर सही से करेक्ट मैच कर रहे हैं। सैडल पीक, सैडल पीक कहां पे है, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। देखिए सैडल पीक जो है ये अपने इसमें लिटिल अंडमान में नहीं है। माउंट थुलियर कहाँ पे है, माउंट थुलियर, सैडल पीक एक्चुअली कहाँ पे है, ये नदर्न अंडमान आइलैंड में है, लिटिल अंडमान में नहीं है, ये नॉर्थ अंडमान में है। जो माउंट थुलियर है ये कहाँ पे है, ये ग्रेट निकोबार में है, ये सही है। इसके बारे में आप एक जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए एक तो अभी 21 नए आइलैंड्स के नेम रखे गए हैं इस रीजन में। उन आइलैंड्स के नाम वैसे तो जो पर्सनैलिटी है उसके नाम पे ही रखा गया है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन फिर भी आइलैंड्स का पढ़ लेना आप, वो रखा है अभी। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है, और माउंट थुलियर है ये निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये ग्रेट निकोबार में है। 642 मीटर इसकी हाइट है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है निकोबार आइलैंड ग्रुप का। माउंट जो कोयोब है, माउंट कोयोब कहाँ पे है, माउंट कोयोब ये मिडल अंडमान में नहीं है, ये साउथ अंडमान में है। ये सब पीक हैं, इसलिए क्वेश्चन करवाए गए हैं। अंडमान निकोबार की कैपिटल आप सभी जानते हैं पोर्ट ब्लेयर, और जो दक्षिण अंडमान में है इनको आप जरूर पढ़िएगा। सैडल पीक, माउंट कोयोब, माउंट थुल्लुर, एक और है माउंट डियो वैली, वो मिडल अंडमान में है। सो इस क्वेश्चन में ओनली सेकंड ही मैच कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के रिगार्डिंग पूछा गया है। ही वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज अनजस्टली टर्न आउट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, एंड ये सही है, बाय डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा गया है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ वो एसोसिएटेड थे, ये सही नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो एसोसिएटेड थे वो किसके साथ थे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है उसके साथ एसोसिएटेड थे, ना कि लैंड होल्डर सोसाइटी के। लैंड होल्डर सोसाइटी पे मैं कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 1838 में कलकत्ता में
पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था ये जो शुरू हुआ था, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको शुरू में जमींदारी एसोसिएशन कहा जाता था। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, इसको एस्टेब्लिश किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात कर रहे हैं अभी। और इसमें इनके साथ में जो प्रसन्न कुमार टैगोर हैं, राधाकांत देव हैं, ये सब इनके द्वारकानाथ टैगोर के साथ थे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही कौन सा है? स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। देखिए, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको यूजफुल लगता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। The tax to GDP ratio is a measure of a nation's tax revenue relative to the size of its economy. Tax to GDP ratio is a measure of nation's tax revenue relative to the size of its economy. ये सही है कि जो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या है, जो रेशियो होता है टैक्स से और जीडीपी का रेशियो, इसके साथ कुछ और अदर मैट्रिक्स भी मिला के और डिटरमाइन किया जाता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं वाया टैक्स के, जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू रिसोर्स कलेक्ट कर रही है, इकोनॉमिक रिसोर्स, वो सही जा रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, सही है या नहीं है, तो वो इसी से मेजर किया जाता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो से। डेवलपिंग नेशंस टाइपिकली हैव हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो देन डेवलप्ड नेशन। जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वैसे डेवलप होने वाला है, तो इनका टैक्स से जीडीपी रेशियो ज्यादा होता है डेवलपिंग नेशन का। ये गलत है। जो डेवलप्ड नेशन है, जो देश विकसित हो चुके हैं, उनका ज्यादा होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। देखिए, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर गवर्नमेंट कंट्री में लोग हैं जो एबल हैं ज़्यादा टैक्स देने के लिए, अब टैक्स ज़्यादा आएगा। सपोज जीएसटी है, आप हर महीने न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो जीएसटी का हर महीने ये कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि वो जनता से लिया जा रहा है, लेकिन ये हर महीने बढ़ता जा रहा है। अब ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है? इन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, कहीं पे एम्स बन रहे हैं। ये तो सभी को पता है कि पहले के बजाय एम्स ज़्यादा हो गए। ये भी सभी को पता है कि गडकरी जी है जो हाईवे पे बहुत सारे जाल बिछा दिए हैं, देश में काफ़ी हाईवेज बढ़ गए। एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स भी बड़े हैं। तो ये इतना जीएसटी आ रहा है या और भी टैक्स हर चीज़ पे ले रहे हैं गवर्नमेंट, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन होता है। ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर टैक्स रेवेन्यू 15% से ऊपर है जीडीपी का, जीडीपी जो है उसमें टैक्स रेवेन्यू 15% से ज़्यादा है, तो जो वो कंट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन में भी सही पूछा है। Which one of the following is not a sub-index of the World Bank's ease of doing business index? वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस पे कोई 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की क्या रैंक है, भारत की रैंक में क्या सुधार हुआ है, पहले क्या रैंक थी, इसको कौन जारी करता है, ये कितने टाइम पे रिलीज होती है, इसकी शुरुआत किसने की, वो सब हम कर चुके हैं। अब उसके एडवांस लेवल पे जा रहे हैं कि इसके जो सब इंडेक्स हैं। देखिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके 10 सब इंडेक्स हैं, टोटल 10 सब इंडिकेटर हैं इसके। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज अभी एप्पल है, ये चाइना से इंडिया में आ गया। अब ये इंडिया में आके बिजनेस करना चाह रहा है। वैसे इसका फायदा है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन नुकसान है कि हमारा पोल्यूशन, एनवायरनमेंट खराब करेंगे ये लोग। अब ये बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
इंडिकेटर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ना सिर्फ एप्पल को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वही फॉलो करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सब इंडिकेटर है वो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो पहला क्या हो गया, स्टार्टिंग ए बिजनेस। दूसरा क्या हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको या तो कोई बिल्डिंग है उसको आप रेंट पे लेंगे, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं या बिल्डिंग लेते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन परमिट, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट। अब तीसरा क्या हो गया, आपने कंस्ट्रक्शन करवा लिया तो उसमें लाइट पानी का अरेंजमेंट होगा, तो तीसरा इंडिकेटर है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी कर ली, अब आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा रहे हैं, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके साथ आप रजिस्टर करवा रहे हैं अपने बिजनेस को, प्रॉपर्टी को। ये चौथा है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। पांचवा इंडिकेटर जो है वो कौन सा है, अब आपने प्रॉपर्टी भी हो गई, आपको लाइट पानी भी हो गया, आपने बिजनेस भी शुरू किया, अब आपको पैसा चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए लोगों को रोजगार पे रखेंगे, काम पे रखेंगे, उसके लिए सैलरी देनी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट लेंगे, तो गेटिंग क्रेडिट पांचवा हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है जो आप इन्वेस्टर ढूंढेंगे कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर तो आपके पैसा इन्वेस्ट करके आप उनका इंटरेस्ट ले लेंगे, वो उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन छठा इंडिकेटर है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर। माइनॉरिटी इन्वेस्टर मतलब जो छोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो है। नेक्स्ट जो इसका है, अब आपने सब शुरू कर दिया लेकिन अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा उस कंट्री में, तो पेइंग टैक्सेज। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अब आपने सब शुरू कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, अब आपका बिजनेस आप बाहर ले जा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड करने के लिए भी आठवां इंडिकेटर है। और नवा इंडिकेटर है कि आप जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको एनफोर्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद में है रिजोल्व कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी, मतलब कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसका क्या, ये टोटल 10 सब इंडिकेटर है, इनको याद कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये इसके सब इंडिकेटर में नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है, पुलिस प्रशासन का है। आप नहीं करोगे तो भी वो करवा लेंगे। रिसेंटली रिपोर्ट टाइटल्ड स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, आज गला खराब है थोड़ा, वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, साउथ एशिया की क्या पब्लिक हेल्थ, उस पर यह रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट फर्स्ट है एक्ट, और ये किस ईयर में लागू हुए हैं ये एक्ट या इवेंट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये फेमसली इसको ब्लैक, काला कानून, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ये रेफर था जो ड्रैकोनियन लॉ पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में, जो सिविल लिबर्टीज थी उनको कर्व करने के लिए मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने लागू किया था रॉलेट एक्ट। इसका आएगा डी, फोर्थ वन ए का। सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च ये मार्च से और अप्रैल 1930 तक चला है, इसको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। और ये था सिविल डिसोबीडियंस के उसके विरुद्ध ये गांधी जी ने मार्च निकाला था 1930 में, अप्रैल 1930 में। चौरा चोरी इंसिडेंट जो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसमें एक जगह जो अभी भी है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम ये यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई थी, सितंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक रही थी ये। तो ये 4, 3, 1, 2 ये करेक्ट आंसर है। ये सब आपको करवाया जा चुका है। हिस्ट्री के जो लेक्चर हुए थे शुरू में उनमें आप उनको जरूर देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट आपसे। फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन इज इनकरेक्ट। क्रिप्स मिशन के बारे में गलत कौन सा है? क्रिप्स मिशन के बारे में गलत। इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुडेड वार कैबिनेट टू एग्री टू ड्राफ्ट ए डिक्लेरेशन, ये तो सही है। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन। देखिए अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी मदद कीजिए, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी मदद करते हैं दूसरे विश्व युद्ध में, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, सेटअप करके देंगे, यूनियन पूरा डोमिनियन स्टेटस देंगे, पूरा फॉर्मेशन देंगे और आपको आज़ाद कर देंगे, सब कुछ दे देंगे। उस टाइम अंग्रेज बहुत वीक हो गए थे क्योंकि देश में अवेयरनेस आ गई थी। तो इसमें जो नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन के साथ, वो किसने किया था? सरदार पटेल थे, लेकिन पंडित नेहरू नहीं थे। इसमें सरदार पटेल के साथ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इसमें सरदार पटेल के साथ, जिन्होंने अंग्रेजों से इसमें डिस्कस किया था। और बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं मानते, हम नहीं देंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में, हमें पहले ही करो जो करना है। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये क्रिप्स मिशन को। भारत ओएस, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन। भारत ओएस क्या है? ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया है भारत ओएस? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने फंड किया है। किसने फंड किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। दूसरा, इसको डेवलप किसने किया है? ये एक ऐप है, इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। तीसरा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए, एक तो ऐप हो गया, इसका ऐप बनाया है IIT मद्रास ने, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत OS, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है? ये है J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये चेन्नई बेस है, इसने बनाया। ये J&K से जम्मू कश्मीर ना समझे, ये J&K ये इसका नाम। ये सब इसमें ध्यान रखना है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको यूजफुल लगे होंगे। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखे हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप अपनी तैयारी फास्ट प्रोसेस में शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।